अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो नेताओं के राजनीतिक वाकयुद्ध चल रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन बात थोड़ी आक्रामक होती जा रही है और मसला ज़रा दिलचस्प होता जा रहा है। तो मामला ये है कि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि केशव मौर्य 100 विधायक तोड़ कर ले आएँ, समाजवादी पार्टी अपने समर्थन से उनकी सरकार बनवा देगी। तो पहले तो लगा कि ये कोई तंज कसा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आक्रामक तरीके से पलटवार किया, उससे लगा कि बात कुछ गंभीर है। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर थी। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति कब कौन सा मोड़ ले ले, कब किस हाईवे से गली में गुजर जाए और किस गली से वो आकाश में उड़ान भर ले, कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे ये कहा जा सके कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन राजनीति में जो हो रहा होता है और जो दिख रहा होता है, दरअसल पीछे कुछ और हो रहा होता है। इसलिए चर्चा करती रहनी चाहिए। चर्चा करने से क्या है ना कि चीज़ें, तस्वीर साफ रहती है। धुंधला सही लेकिन सच दिखने लगता है। तो आज हम लोग उसी सच को तलाशेंगे। मसला ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि बताया जा रहा है कि नाराज़ हैं, तो अगर नाराज़ हैं तो 100 विधायक तोड़ कर लाएं, जैसा वो क्लेम कर रहे थे। तो अगर उनके साथ 100 विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बना देगी। अब अखिलेश यादव को ये स्टेटमेंट हाहाकार मच गया। पिछले 3 दिनों से ये मसला बड़ा गर्म है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर टूट पड़ी कि कैसे ये बयान दिया। अब अखिलेश यादव ने बयान तो दे दिया, और बयान दिया नहीं कि बीजेपी में हंगामा हुआ नहीं। तो पहले तो केशव प्रसाद मौर्य डेली आजकल अखिलेश यादव के खिलाफ हमलावर हैं और गंभीर से गंभीर बयान दे रहे हैं इस बयान के बाद। और इस बयान की तोड़ में जितने तरह का बयान दे सकते हैं सब बयान दे रहे हैं। उनका कहना, मैं खुश हूँ, मुझे विधायक तोड़ने की क्या ज़रूरत, आप अपनी पार्टी संभालिए, आपकी पार्टी के विधायक टूट रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का भी बयान आ गया, बीजेपी के और नेताओं के भी बयान आ गए कि कैसे ऐसा बयान दे दिया, कैसे ऐसे कर दिया। तो दरअसल अखिलेश यादव ने ये बयान दिया क्यों? थोड़ा पृष्ठभूमि में चलिए। पृष्ठभूमि में जब आप चलेंगे तो आपको बिहार मिलेगा। बिहार में क्या हुआ? चमत्कार हुआ। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ सरकार बना ली, तेजस्वी डिप्टी सीएम। बस उसके बाद से लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया। अब हर जगह बिहार वाला फार्मूला तलाशने की कोशिश होती है, लेकिन वो फार्मूला लग नहीं रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? बहुमत में है बीजेपी, 254 अकेले, 273 सहयोगी दलों के साथ, स्कोप नहीं है। इसलिए जो फार्मूला बिहार की प्रश्न में लग गया गुत्थी सुलझाने में, वो फार्मूला यूपी के प्रश्न की गुत्थी सुलझाने में नहीं लग पाएगा तब तक जब तक कि अखिलेश यादव ने जो कहा है केशव मौर्य वो कर न डालें। तो केशव मौर्य कौन सा कच्चे खिलाड़ी हैं? बहुत सधे हुए और कैडर के नेता, विश्व हिंदू परिषद से निकल के आए हैं। जो कुछ दिया उनको बीजेपी ने दिया, उन्हें अच्छे से पता है। तो ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन गद्दी है और गद्दी का इतिहास बड़ा होता है। तो अखिलेश यादव ने एक चांस लिया। हो सकता है कि उन्होंने तंज में कहा हो, और मीडिया ने भी इसको, मीडिया के एक सेक्शन में ये खबर चली, लेकिन बीजेपी ने जिस आक्रामकता के साथ पलटवार किया, उससे ये मामले में लगा कि एक बात क्या है। अगर तंज था तो जवाब तंज था होना चाहिए, और अगर नॉन सीरियस प्रस्ताव था तो जवाब भी उसी तरह जाना चाहिए था। बीजेपी से इतने हमले कैसे हो गए, ये बड़ी बात थी। तो क्या कहा गया, क्या प्रस्ताव था, और उस प्रस्ताव को ठुकरा के क्या कहा गया, एक बारी पहले वो सुनिए, बात जरा दिलचस्प है। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका।
तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। श्री अखिलेश यादव जी जो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जो बातें वह करते हैं, वह बातें मनोरंजन का कारण हो सकती है। उनकी स्वयं की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, फूट पड़ी हुई है। चाचा उनसे नाराज, पिता उनसे नाराज, भाई आजमगढ़ में चुनाव हरवा दिया वो नाराज, मतलब उनसे स्वयं उनका परिवार नाराज है। तो वह किस आधार पर? और दूसरा, जो जिन्ना के भक्त है वो राम भक्त के साथ कैसी बातें कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उनके कई विधायक लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। कहते हैं हम श्री अखिलेश यादव जी को छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं। यद्यपि अभी हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्रचंड बहुमत के साथ अपने सहयोगियों को लेकर के सरकार चला रहे हैं। तो अब आपने समझा कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। बात आगे तक पहुँच गई थी। और अखिलेश का ये बयान और उसके बाद बीजेपी का आक्रामक होना, आग भले नहीं है, धुआं भले नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनीति है, ऐसी बातों में दम तो होता ही है और वजन भी होता है। कितना वजन है, इस पर चर्चा करेंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आसिम वकार एमआईएम से हैं, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और बीरेन्द्र सिंह जी। आज गेस्ट हमने सिर्फ 6 बुलाए हैं ताकि तसल्ली से चर्चा हो जाए भाई हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग थोड़ा विस्तृत बता पाएंगे कि ये मतलब मसला क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। तो भाई ये एसएन सिंह जी आपसे शुरू करते हैं, ये अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे का मंतव्य क्या है और ये चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी में तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ब्रजेश जी मैं बताऊंगा, गांव का एक पहलवान होता है और वो जिस अखाड़े में जाता है हर जगह पटकनी खा जाता है। कुछ दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम होता है और उससे कोई भी हाथ नहीं मिलाता है, तो वो समझता है कि बाकी सभी लोग डर गए हैं और हम इतने बलशाली हैं कि हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता, जबकि सब लोग जानते हैं कि भाई हम ऐसे आदमी से क्यों लड़ें, इससे लड़ने के नाते हमारे अस्तित्व पर सवाल उठने लगेगा। यही हालत अखिलेश यादव जी की हो गई। आप देखिए 2014 में इनकी सरकार रहती है, सीट कितनी पाते हैं लोकसभा में? 5 सीट पाते हैं। और आज कितनी सीटें रह गई? 3 सीट रह गई। आपके जेब में 3 कौड़ी बची हुई है और आप दूसरे की मदद की बात कर रहे हैं। कहां से कैसे मदद करेंगे? एक हास्यास्पद बयान है। और मैं कह रहा हूं विनोदपूर्ण कार्यों को करते रहे। इनकी पार्टी के तमाम ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, वो तो धरना प्रदर्शन करते थे, ये तो ट्विटर वार करते हैं। और जो धरना करते हैं वो कहाँ करते हैं? किसी न्यूज के कार्यालय में बयान देते हैं। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा धरना, कोई ऐसा आंदोलन, कुछ ऐसे कार्य को करते नहीं है। तो अच्छा है। प्रश्न ये है कि जब उन्होंने नॉन सीरियस तरीके से कहा, वो गंभीर नहीं है, कई बार हार चुके हैं, तो उनके इस स्टेटमेंट पर बीजेपी इतना हार्ड रिएक्शन, इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रही? फिर देखिए, हार्ड रिएक्शन नहीं, हम सच्चाई कहते हैं। हम ये बताते हैं कि आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। और हमारे लिए तो परिवार हमारी माँ है और माता पिता का सम्मान करना जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी होती है। माता पिता का ब्रजेश जी सम्मान कौन नहीं करता है? देश और प्रदेश की जनता ने उसको देखा है। इस नाते हमने कहा है, हम कहीं हार्ड नहीं है, हम तो बयान दे रहे हैं। वो बयान कई लोगों को चुभ जाता है। जो काले को काला कहेंगे तो जाहिर है वो मारने के लिए दौड़ेगा, आपको अपशब्द कहेगा, उसको ऐसा लग जाता है। पर अखिलेश यादव ने एक बार स्टेटमेंट दिया, कहा कि भाई आपकी तरह नहीं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के 3 बयान आ चुके और केशव प्रसाद मौर्य के 4 स्टेटमेंट। एक बयान का जवाब 7 बयान से दिया जा रहा है, इसलिए ये डिबेट हो रही है। अगर एक बयान का जवाब सिर्फ एक बयान होता, बात खत्म थी। देखिए, कोई पैमाना है नहीं, न यहाँ मीटर लीटर किलोग्राम की बात हो रही है। बात निकलेगी तो हमारे यहाँ भाई बहुत सारे नेता हैं, बयान देंगे। और जहाँ एक ही नेता है, जहाँ परिवार की पार्टी है, सिर्फ एक ही लोग बोल सकते हैं, दूसरे बोलेंगे तो बवाल मच जाएगा। उनमें तो अंतर ही होगा ही। और संख्या में अंतर है। संख्या में शुक्रिया आपका। मैं अजीज खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। अजीज भाई, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो अपने बयान पर कायम है जो प्रस्ताव उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिया है? देखिए ब्रजेश भाई, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम हैं। अभी एसएन सिंह की बात थोड़ा सुन पाए हम, थोड़ा नहीं सुन पाए, लेकिन जो उन्होंने बात कही मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अभी आपने जो एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि एक सवाल के जवाब में 7 जवाब, देखिए अंदर खाने गड़बड़ तो कुछ चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, एक लंबे वक्त से चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जो पिछला कार्यकाल था उसमें ही बहुत गड़बड़ी थी और मुझे लग रहा कि वो घाव भरा नहीं था, एक नया घाव और पैदा हो गया। तो हमारे नेता ने जो बयान दिया, वो बयान बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बयान जो है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है, क्योंकि आज बीजेपी में जो उथल पुथल है वो आज से नहीं है, ये पिछले कार्यकाल में ही है। क्योंकि उस वक्त क्या था कि माननीय केशव प्रसाद, एक बात बताओ आप मुझे, आपके नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या केशव प्रसाद मौर्य से कोई बातचीत हुई थी, या ये बयान सिर्फ मजा लेने के लिए दे दिया गया, या उकसाने के लिए दे दिया गया, या एक ये अगंभीर बयान था, या फिर ये एक तंज था? देखिए सर, कभी कभी तंज भी जो है वो जब आदमी बौखलाया होता है तो उसको गंभीरता से ले लेता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं अंदर से चल तो रहा है। अब वो निशाना सटीक बैठ गया, हमारे नेता ने बात रखा और निशाना सटीक बैठ गया, क्योंकि अंदर से तकलीफ है। और जो आज जो हालात पैदा हैं अंदर सरकार के अंदर, खींचतान की स्थिति पैदा है, मुझे लग रहा है कि वो चीज दिख भी गई, जनता के सामने आ भी गई। एक बात, 2-3 बातें हम इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि देखिए लगातार बयान आ रहा है, हमारे नेता ने जो बात कही वो कई परिप्रेक्ष्य में मुनासिब है। आप लगातार आप देखिए पूरे देश में आज क्या हो रहा है, पूरे देश में खरीदो फरोख्त बढ़ गया है। इनके अपने नेता किसी को तोड़ते हैं और किसी को जोड़ते हैं, ये लोकतंत्र। पर ये बताइए मुझे, अभी तो अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री बन रहे थे, अब वो समर्थन से केशव मौर्य को बनवाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए सर, वो मन टटोल रहे थे। अच्छा। मैंने आपसे पहले कहा कि वो निशाना सटीक बैठा, और वो सटीक इस कदर बैठा कि मन में था, क्योंकि जो बयान लगातार आ रहे हैं वो आज बीजेपी के नेताओं के अंदर भी, और खासतौर से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वो लगातार उसका कटाक्ष कर रहे हैं। और जब नेता किसी चीज का खंडन करने लगे और बड़े स्तर पर खंडन करने लगे, इसका मतलब मन में उसके कुछ है। एक बात और आप देखिए, ये आज से थोड़ी है, आपने देखा पिछले कार्यकाल में ही था, बड़ी खींचतान थी, तमाम यहां से लेकर दिल्ली तक दौरा हुआ, समझाने बुझाने का प्रक्रिया चला। तो आज स्थितियां वही हैं और अंदर खाने बड़ा तनाव है। कुल मिलाकर के सरकार इसीलिए सही काम नहीं कर पा रही है। अपने विधायक बचा लो, वो तो कह रहे हैं। कहां सेफ है सर, सब भागने के प्रयास में है, लगातार तोड़फोड़ मचा हुआ है। आप पिछले कार्यकाल में देखिए 200 तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, को आगे बढ़ाते विधानसभा बाहर आ गए, और वही स्थिति आज भी है सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। ये सच में कुछ गंभीर बात है, या फिर तंज है, या फिर मजा लेने वाली बात है, या अंदर खाने कुछ चल रहा है, कोई नाराजगी या मनमुटाव है? कांग्रेस क्या नजरिया रखती है? ब्रजेश भाई, कांग्रेस तो वही नजरिया रखती है जो आप रखते हैं। सच बात यह है कि इतने बड़े नेता कभी भी कोई तंज या अगंभीर बात नहीं कहते हैं, और वक्त देख करके कहते हैं, समय से कहते हैं, समय के हिसाब से कहते हैं। 3 चीजें तो बड़ी साफ साफ हैं। पहली एक बात देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अब यूनाइटेड हाउस नहीं है, फ्रैक्चर्ड हाउस है। अगर फ्रैक्चर्ड हाउस भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो अखिलेश यादव जी का एक बयान और इनके शीर्षस्थ नेताओं के 7 बयान आपके सामने हैं, अध्यक्ष के और केशव प्रसाद जी के, दोनों ही अपनी स्वामी भक्ति प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि नहीं साहब हम ऐसा नहीं है, हम साहब वैसा नहीं है। और भक्ति प्रूफ कौन करता है? जो भक्त नहीं होता है। एक चीज। दूसरी चीज, फ्रैक्चर्ड हाउस में अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, दलित सवर्ण की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में। आपके सामने है कि इधर उधर की जितनी बातें हो रही हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के क्या नाम पॉलिटिकल फर्टिनिटी तक, तो कहीं ना कहीं बिहार को देख करके भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत हो गई है। और अखिलेश जी ने समय से अगर कोई बात कह दी तो अगर आप इसको इग्नोर कर देते, आप ये बताओ आप कि जो फार्मूला बिहार के सवाल पर लगा है तो वहां वो मौजूद है फार्मूला जी, वो फार्मूले से यहाँ यूपी वाला सवाल नहीं सुलझ सकता सर। फार्मूला अलग है। नहीं, मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि कोई फार्मूला लग रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 जगहों पे असंतोष है।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुझसे और आपसे जितने मिलते हैं वो आपके सामने कितने असंतोषपूर्ण रवैये से बात करते हैं कि दरोगा या पुलिस का सिपाही नहीं उनकी सुनता है, आपके सामने। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑटोक्रेटिव रवैया है, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हो और चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, दोनों का ही रवैया कहीं ना कहीं इस तो आप मानते हैं कि कुछ गंभीर बात है? हाँ, निश्चित तौर कोई पर तंज नहीं है ये? नहीं, ये तंज, इतने बड़े नेता से हम तंज की उम्मीद नहीं करते हैं। हमारी बहुत स्पष्ट बात है कि ये कहीं ना कहीं पर गंभीर। आपने अजीज खान को सुना, वो तो कह रहे हैं मन टटोलने के लिए कहा था। अजीज खान साहब अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने तो मुझसे इनकी पार्टी के जब वो कह रही है कि साहब हम तो मन टटोल रहे हैं, आप इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों या राहुल गांधी जी हों, कोई भी बात कहना मजाक में नहीं कहेंगे। मैं इस बात को जिम्मेवारी से कहता हूं कि बड़े लोग किसी भी बात को मजाक में नहीं करते, क्योंकि बड़े लोगों का दोस्त कोई नहीं होता, राजा का कोई दोस्त नहीं होता है, राजा के सब फॉलोअर होते हैं। तो मैं ये कहता हूं, बड़े नेता अगर नरेंद्र मोदी जी कोई बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसी वक्त वो जो जीतन राम मांझी थे, नीतीश कुमार जी के मंत्री थे, तो उनको एक बार एक शब्द में बुलाया था कि आइए भविष्य के मुख्यमंत्री जी। आप देखिए, नीतीश जी की पार्टी तोड़वा दी थी उन्होंने, सिर्फ एक शब्द कहकर। बहुत शुक्रिया आपका आसिम वकार जी, स्वागत आपका। ये क्या हो क्या रहा है वकार साहब? मेरी तो समझ में एकदम नहीं आ रहा है। मतलब अजीब सी खिचड़ी पकाई जा रही है। आपने कुछ समझा कि ये लोग चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, कुछ कह दूंगा तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। कह डालो, आज रोको मत। देखिए, ये था सच्चाई का आज मजाक। फट जाओ, ज्वालामुखी खोलो। नहीं, जो अखिलेश जी ने कहा केशव जी को, ये दरअसल था सच्चाई का मजाक। एक मजाक होता सच्चाई का मजाक। अच्छा। ये कभी कभी देखा होगा आपने कि बहुत गर्म हो गया पतीला और समझ में नहीं आ रहा गर्म है नहीं गर्म है, तो उस पर पानी डाल दिए, एक बार छुन से आवाज आती है और धुआं उठने लगता है। तो केशव प्रसाद जी छुन से बोले और धुआं उठने लगा। गरम तो है कहीं ना कहीं। सर, यार वकार भाई, कहाँ से लाते हो ये फार्मूला? सर गर्मी तो है सर, है गर्मी है। आपकी तो फोटो बनवाई जाएगी। और बताऊं आपसे, जितना अखिलेश जी जानते हैं, जितना तो ये हम छन जानते हैं- कैसे इतना गर्म क्यों है ये तवा? सुनिए तो सर, सुनिए तो, जितना आप जानते हैं सच्चाई को, उससे 2-3 गुना ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। जी, अरे हम लोग अमित को शाह कौन साहब सा- जानते हैं। नॉर्मल पत्रकारों को सर- जितनी पता उतना पता। जी सर देखिए, तकलीफ में तो केशव जी हैं। अब उनको, उनके बारे में कहा गया स्टूल मंत्री, कोई कुछ कह रहा है, कोई वाकई में उनकी नेम प्लेट उतारे दे रहा है। तो हकीकत में तकलीफ में तो हैं, और जो आदमी तकलीफ में होता है वो कुछ भी कर सकता तो है। तवे में पानी डाला क्यों गया? चेक क्यों किया गया? नहीं, वो असल में नीचे आग है क्या? छन्न की आवाज सुनने के लिए। वो बोलने दीजिए उनको, आप बोलने कभी ट्राई कीजिएगा, जब बर्तन बहुत गर्म होता है और दिखता नहीं है, तो आप उस पर हल्का पानी डालिए तो आवाज छुन करके बोलता है और धुआं उठने लगता है। तो देखिए, धुआं तो उठा और छुन से आवाज भी आई। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इनकी गर्मी तो ठंडी हुई थोड़ी सी, लेकिन दूसरा बर्तन गर्म हो गया। अब वो पूरी ताकत लगा देगा कि कौन से वो 100 विधायक है जो इनके टच में है। अभी आप हफ्ता भर रुकिए, 15 दिन, वो दूसरा बर्तन भी बोलेगा छुन से। पर ये धुआं चल मार क्या रहा है? ये देगा। तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, फिर इस तरह की बातें क्यों? नहीं सर, देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष तो है। अच्छा, आपकी बात होती? नहीं, कैसे पता संतोष है? अंदाज सर, राजनीतिक अंदाजा। जैसे होता नहीं, आप लोग कहते हैं कि ये चाय की दुकान वाला अंदाजा है कि सीरियस अंदाजा है? नहीं, प्रिडिक्शन। ओके। प्रोडक्शन जो होता है वो है सर। देखिए, सारे विधायक परेशान हैं, सारे मंत्री परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो है सर। अब वो दवा भी ढूंढ रहे हैं। इसी को आप कहते हैं कि तवा गरम? नहीं, वो दवा ढूंढ रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, वो जिस दिन एनासिन की गोली मिल गई, वो उसी दिन सर दर्द ठीक। तो आप इतना सीरियस ले रहे हैं स्टेटमेंट को? नहीं, वो तो अजीज भाई तो कह रहे थे कि ये मन टटोल रहे थे। देखिए, अजीज भाई समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, जी। तो वो तो कुछ भी टटोल सकते हैं। मन के अलावा
वो पता नहीं क्या क्या टटोल लेते हैं। तो टटोलने दीजिए सर, आपको भी टटोले। हमको टटोलने, सब हम बैठे हैं, हम तो शरीफ आदमी हैं, हमको क्या, हमको तो आप टटोल लीजिए, क्या किया जाए, मैं तो गरीब और शरीफ आदमी हूँ, मुझे टटोल लीजिए। तो आप चाहते हो कि हम लोग इस विषय को गंभीरता से लें? नहीं सर, ये विषय गंभीर है, और केशव प्रसाद मौर्य जी इसलिए थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं कि ये बात वक्त से पहले बाहर आ गई। ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हो आप? अरे सर देखिए, अब हम अपनी बात, मतलब क्या अब हम टीवी पे भी नहीं बोल सकते अपनी बात? भाई साहब बोलो, कौन रोक रहा है? मैं तो केवल अपनी संतुष्टि भी ना करूं। नहीं, वो सच में इसीलिए परेशान है कि ये कैसे हो गया, मतलब ये, मतलब दूसरों को कैसे मालूम पड़ गया, ये वक्त से पहले बात कैसे बाहर आ गई। देखिए कुछ तो होने वाला है सर। और ये आप जबरदस्ती रहस्य पैदा कर, सस्पेंस पैदा कर। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं इस बात को कि मामला जो है शुरू हो गया है, ज्वालामुखी खदबत शुरू हो गया अंदर अंदर, वो किसी दिन भी धूम धड़ाम बड़ाम होने लगेगा। अब ये उनकी जिम्मेदारी। पर अभी आपने सुना एसएन सिंह को सिरे से खारिज कर रहे हैं जी, एसएन सिंह की बात सुनी, सिरे से खारिज कर रहे हैं। सर अब कोई मशीन ऐसी आती नहीं है MRI टाइप की, वरना इनका भी करा के चेक कर लेते कि इधर है या उधर है। अरे बिरयानी खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वसीम साहब ऐसी बात कर रहे हैं। हम खिला देंगे अभी सर आपको। बिरयानी दे दीजिए, बंद हो जाएगा सब। बिरयानी खाने वाली बात है। ऐसा क्या है बिरयानी में कि खाने वाली बात है भाई? हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो बिरयानी बंद हो गई है, तो वो बिरयानी तो अच्छा, आप जवाब भाई ले लीजिए। भाई की सरकार तो है नहीं, यहाँ तो पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। जी थैंक यू। हाँ जवाब दे। मैंने कोई गलत बात ही नहीं की सिंह साहब, आप तो भाई हैं मेरे। मैंने कहा MRI टाइप की मशीन नहीं बनी नहीं है। कहे, आप जो चाह रहे हैं वो हम बताए, हमने आपके मन की बात को बताया कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस तरह से ये क्या चाह रहे हैं आज खोल दो राज, और किस तरह से आप दर्द हो रहा है, ये क्या चाह रहे हैं, दर्द हम बता रहे हैं। ये क्या चाहते भाई हैं? ये चाह रहे हैं कि भाई अखिलेश भैया जो हमारे भैया थे, हाँ। किस तरह से मुनाफा हमको कमवाते थे, वो मुनाफा इनका रुक गया है। तो जब मुनाफा रुक जाता है तो ये तकलीफ निकलती है। और मैं कह रहा हूं, नाव जिसकी डूब रही है, आप उसको बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। 2014 में चुनाव होता है और 5 पे आप सिमट जाते हैं, आज 3 अच्छा ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। यस आसिम बकर, और दूसरे थैंक यू। एसएन सिंह जी शुक्रिया, थैंक यू। आसिम बकर अपना जवाब सर दीजिए। मैंने को गलत बात ही नहीं कही, मैं तो ये कह रहा था कि सिंह साहब का अगर टेस्ट किया जाए तो मैंने अनुमान बताया, मैंने भी आपको अनुमान बताया। आप टटोलते रहिए, अब उनकी बात सुन लीजिए भाई, आप बुलडोजर से मत डरिए। अरे आसिम बकर की बात सुन लीजिए, बुलडोजर नहीं होगा, उनकी बात सुनिए। आप पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं बोलिए, बोलिए वकार साहब बोलिए। अरे सर आप बेवजह में मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप तो भाई हैं मेरे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी भी टेस्टिंग करी जाए तो आप भी एक ही तरफ खड़े मिलेंगे, योगी जी की तरफ। भाई बना के बहुत लोग गला काट देते हैं, हम लोग सावधान हो गए। भाई बना के बहुत लोग गला काट देते हैं, भाई हम सावधान हो गए, हम जग गए, सोए नहीं हैं। अच्छा भाई आप मेरे भाई नहीं हैं, नहीं कह रहे हैं। अच्छा आप मेरे भाई नहीं हैं, चलिए आप मेरे भाई नहीं हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर टेस्टिंग की जाए तो सिंह साहब भी योगी जी की तरफ मिलेंगे। हम साथ निभाने वाले भाई हैं सर, हम साथ निभाने वाले भाई हैं। लेकिन आप जिस अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर, अनुमान किस बेस पे लगा रहे हैं भाई? अरे नाव जिसकी डूब रही है, अरे सुन तो लीजिए एसएन सिंह जी, नहीं बताया। सुनिए सुनिए, वकार साहब की बात सुनिए, वकार साहब को सुना जाए। ओके बोलिए वकार साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सिंह साहब की टेस्टिंग कर ली जाए तो नहीं सुनूंगा ना सर। बोलिए वकार साहब। मैं तो कह रहा हूँ अगर सिंह साहब की टेस्टिंग कर ली जाए तो सिंह साहब योगी जी की तरफ खड़े मिलेंगे। तो एक राष्ट्रवादी एक विकासवादी बात करते हैं, राष्ट्रवादी और विकासवादी बात करते हैं। अरे किधर खड़े हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप योगी जी की तरफ नहीं खड़े हैं? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो आप ही का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सिंह साहब केशव जी के साथ नहीं खड़े होंगे। मैं भारत में रह के और पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं भारत में रह के पाकिस्तान सर के मैं साथ केशव जी की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान कह दे रहे हैं होंगे और दर्शक भी समझे हो। वही मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बकार साहब को बता रहा हूँ, उस नाम को बताइए। क्या कमाल कर दिया आपने सिंह साहब? वो आप समझ केशव जी पाकिस्तान है क्या?
के लिए। तकलीफ कितनी लंबी आपको हुई होगी, जनता देख रही केशव है। मौर्य जी पाकिस्तान है क्या? वो नाम में ही तकलीफ छुपा है। अरे एक मिनट, ये केशव जी पाकिस्तान है क्या? अरे आपको लग रहा है? आइए आप भी चर्चा करके देख लीजिए। नहीं, केशव जी आप चर्चा पाकिस्तान करके है, देख लीजिए ना। ब्रजेश भाई। एक एक करके हम लोग बात करें। नहीं सर, 5 सेकंड हमको दे अरे दीजिए। अरे सुनिए, 3 मैं बातें बताऊं, एसएन सुनिए। सिंह ने कही। देश के इन्होंने संसाधनों आसिम पे बकार एक के नाम अधिकार पर बताने पाकिस्तान वाले, दे दिया। देश के संसाधनों इन्होंने पे पाकिस्तान के नाम पर आसिम बकार का नाम, कितना जहर है इनमें। आपने Thank you. कितना जहर है। संजय बेचन जी को लाएगा। शुक्रिया आप तीनों का शुक्रिया। रुक जाए। भूपेंद्र सिंह पाकिस्तान है। Thank you. Thank you. जिस आदमी को भागना होता है वही संजय बेचन जी को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग तीनों लोग शांत हो जाइए। शांत शांत शांत। कूल डाउन। संजय बेचन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। संजय बेचन जी, व्हाट्स रॉन्ग? एक सेकंड शांत हो जाएं। संजय बेचन जी की बारी है। पाकिस्तान कौन है? संजय जी ये बताइए, ये अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जो ये वाक युद्ध चल रहा है, ये गंभीर बात मानी जाए या तंज माना जाए या कोई फार्मूला लग रहा है ये माना जाए? संजय बेचन जी गो अहेड। सिर्फ संजय जी की आवाज जाएगी। ना देखिए, तंज भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है। बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है अखिलेश जी का। आप अखिलेश जी को समझिए। ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा है कि अखिलेश यादव 2013 वाले नहीं है। अखिलेश यादव बहुत ही गंभीर और परिपक्व व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ा पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट दिया है। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन एक खास जाति वर्ग और कुछ खास लोगों को छोड़कर एक बड़ा अपना जिसको कहते हैं बेस नहीं क्रिएट कर पाए। और पिछले चुनाव में भी उन्होंने केशव मौर्य को लेकर के कुछ इस तरह की टिप्पणियां की थी कि भाई पिछड़ों के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री किसी और को बना देते हैं। तो अखिलेश यादव इज एड्रेसिंग 2024। और ये जो मौर्यों की आबादी है, जो ये कुर्मी हैं, इनकी एक बड़ी आबादी है यूपी में। तो अखिलेश यादव ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो भाई कुर्मियों, तुम्हारे साथ बीजेपी में अन्याय हो रहा है, मेरे साथ आ जाओ, सरकार बना लेंगे। अब ये सरकार कब बनेगी? आप भी जानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर डिफेक्ट किसी पार्टी में नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, जब कोई भी पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो बड़ी पार्टियां हैं, तो आंतरिक डेमोक्रेसी होती है, उसमें बात करते हैं। आखिर G23 कांग्रेस में है ना, कांग्रेस में रह के वो अपने नेता के खिलाफ ही बोल रहे हैं और सोनिया गांधी सुन रही है ना उनको। तो वो आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति हर दल में होती है। अब आप उसको ये कह दें कि बर्तन गर्म है, तवा गर्म है, या उस पर आप कोई हल्की बात कह दें, वो उचित नहीं है। हर पार्टी में, अखिलेश जी की पार्टी में भी लोग हैं जो, कुछ लोग अखिलेश जी से नाराज होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मुलायम सिंह जी जैसे चलाते थे वैसे अखिलेश जी नहीं चला पा रहे। हर नेता का अपना एक स्टाइल है और कार्यकर्ता जो हैं वो किसी से रिलेट करते हैं, किसी को नहीं रिलेट करते हैं। तो पहली बात कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट पॉलिटिकली लोडेड है एंड इट इज एड्रेसिंग 2024। वो, अब मैं समझ रहा हूं कि अखिलेश यादव अपना वोट बेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। एक बड़ा पिछड़ा वोट बेस तैयार करना चाहते हैं यादवों के साथ कुर्मियों को जोड़कर, जिनकी अच्छी आबादी है और निश्चित रूप से केशव मौर्य उसके बड़े नेता हैं। लेकिन केशव मौर्य को जो भी मिला है वो भाजपा से भारतीय मिला जनता है। पार्टी ने इतना गंभीरता से कैसे ले लिया कि बैक टू बैक फायर हो रहे हैं? उसकी कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार और झारखंड की इकाइयों में कई लोग ऐसे हैं जो अगले जीत की संभावना में अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। ये मैं आपको बहुत आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। सॉरी, आधिकारिक तौर पे कैसे बता सकता हूं, ये दिल्ली में ये खबरें चल रही हैं कि झारखंड में एक धड़ा विपक्ष के संपर्क में है, बीजेपी का बिहार में एक धड़ा बीजेपी के संपर्क में है। तो इनको लगा कि चलो यहां भी एक कोशिश करके देख लेते हैं। अब इतना बड़ा डिफेक्शन तो संभव नहीं है, आप इस बात को समझिए। लेकिन अखिलेश जी ने बड़ा चतुर सुजान वाला एक स्टेटमेंट दिया, अपने को यह दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ यादव हितों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं, वो मौर्यों की भी बात करेंगे,
वो बाकी जातियों की भी बात करेंगे, तो एक वो अपना एक बेस बनाना चाहते हैं। ब्रॉड बेसिंग का मामला है और कुछ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग, नथिंग सीरियस। ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग है। आप सुरेंद्र जी ने बड़ी सही बात कही कि बड़े नेता जो हैं वो कुछ ऐसे नहीं बोलते, वो बिना जो है उनको उनके पास फीडबैक होता है, उनके पास चीजें होती हैं। और अखिलेश यादव कोई छोटे नेता नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं, पर विपक्ष सर के पहली नेता बार हो रहा है हैं, कि आप और इतनी सुरेंद्र बड़ी जी की राय पार्टी एक चला हो रही रहे है। हैं, तो उनसे आप ये भी पहली बार है सर। हाँ, अरे सही बात पे राय एक होगी भाई। ऑलराइट, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। और वीरेंद्र जी स्वागत अखिलेश आपका। यादव को यूं बयान ये क्या चल रहा है अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच, और ये जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, हमले और उसके बाद काउंटर अटैक और ऑफर का रिजेक्शन, और फिर हम इन्हें देख लेंगे तो उनका हम इन्हें देख लेंगे, ये हो क्या रहा है? देखिए, चुनाव 2024 का लोकसभा का होने वाला है और सारा वोट बैंक ओबीसी पर टिका है और लोगों की, राजनीतिक दलों की सियासत भी उसी के वो आसपास है। तो ऐसे में ये 2024 में ओबीसी वोट कैसे लिया जाए, इसको लेकर इस बयानबाजी को आप इस तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इसको आगे चलकर परिवारवाद से भी जोड़ा गया, लेकिन परिवारवाद का एक मामला दूसरा है, ओबीसी की लड़ाई दूसरी है। देखिए, अखिलेश यादव ये जानते हैं कि पिछड़ों के नाम पर बीजेपी में सिर्फ केशव मौर्य एक बड़ा चेहरा है, और अगर उनको लेकर कोई बयान किया जाए तो इससे एक पूरे समाज में एक संदेश जाएगा, क्योंकि वो खुद भी ओबीसी समाज से हैं अखिलेश यादव, और मौर्य के लिए वो ये बात कहते हैं, तो वो एक चर्चा को चलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले लोगों ने कहा कि मौर्य जी को उतना सम्मान नहीं मिलता, या मौर्य जी को कई बार अलग अलग मंचों पे अलग अलग जगह बैठाया जाता है, तमाम सारी बातें आती हैं। लेकिन ये बात सब हर कोई जानता है कि यूपी में बहुमत की सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। किसी में हिम्मत भी नहीं है कि विधायक तोड़ ले, चाहे 100 चाहे 50, और कोई विधायक टूटेगा भी नहीं। केंद्र में भी उनकी बहुमत है, तो आज बीजेपी से टूटकर अलग होने का कोई सवाल किसी का नहीं है। ये जरूर है कि 2024 को लक्ष्य रखकर ये चीज़ आगे बढ़ाई जा रही। ये डिबेट बीजेपी के कुछ उन लोगों को भी अच्छी लग रही होगी जो चाहते होंगे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, 2024 में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए। बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहाँ हैं वहाँ पर उतनी हलचल नहीं है। आज हलचल एक दक्षिण में भी चल रही है, जहाँ पर एक राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा में करीब 130 के लगभग सीटें आती हैं अगर दक्षिण भारत में आप देखें लोकसभा की, और वहाँ पर 29 सीटें कुल कांग्रेस के पास हैं और 28 सीट है बीजेपी के पास। लोग ये कहते हैं कि अगर 129 में अगर कांग्रेस 70-75 सीट जीत ले तो बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी। ये एक लोगों का आकलन है। ये अलग बात है कि रिजल्ट क्या आएगा लोकसभा का। तो ये जो यात्रा चल रही है, इस पर बीजेपी का भी बड़ा फोकस, वो भी निगाह लगाए हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ब्रजेश जी, एक बात और चाहिए कि अखिलेश अगर केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर देते हैं तो 4 बार उनके परिवार में मुख्यमंत्री रहा, वो किसी और को उन्होंने नहीं बनाया। लोग ये बात कहते हैं, उन पर परिवारवाद के भी आरोप लगाते हैं, लेकिन परिवारवाद कोई भ्रष्टाचार का पर्याय नहीं है इस देश में। और परिवारवाद का आरोप वो लोग लगाते हैं जिनके खुद के भी परिवार नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और परिवार होना कोई बुराई नहीं है, परिवार ना होना भी अपने अपने जीवन का निजी राय है। तो परिवार शब्द को खाली इस तरह जोड़ा गया सियासत में कि वो भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है, वो लोगों को एक दूसरे को विरोधियों की आलोचना करने का एक साधन बन गया। जबकि परिवारवाद में कोई बुराई नहीं है, इस देश में परिवारवाद से बड़ा फायदा भी हुआ है। और
लेकिन आपने देखा होगा कि श्रीलंका जैसा देश परिवारवाद में बर्बाद हो गया। उनके यहाँ पर तो एक इनके टाइम दावों में कुछ दम है या फिर ये मनोरंजन के लिए, तंज के लिए, या ऐसे ही यूं ही बोल दिया? देखिए, दम तो कुछ नहीं है, लेकिन शायद अखिलेश यादव ने ये 2024 का चुनाव देखा होगा और बीजेपी में एक चर्चा चलाने की कोशिश की कि किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा में ओबीसी का वोट बीजेपी लेना चाहती है। बहुत सारे लोग इस बात का सपना पहले भी देखते थे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बने। नेतृत्व परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी राजनीति में लोग अपनी संभावनाएं तलाशते रहते हैं। वैसे हमारे देश में तमाम सारी चीज़ें हैं, और एक आदमी ने कहा है कि चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो समझ लीजिए कि वो अपनी टार्च बेचना चाह रहा है। तो इस देश में तमाम सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बहरहाल कबीरदास जी ने लिखा है जी कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन पूरी धूरी समान। यानी कि जीवन में किसी के पास क्या है क्या नहीं है इसका अंतर मिट जाता है जब संतोष हो जाता है, लेकिन सियासी लोगों को संतोष नहीं होता। ब्रजेश जी, जिस पेड़ पर जितना ज़्यादा फल लगता है वो डाली अपने आप वैसे झुक जाती है, और जो डाली नहीं झुकती फिर वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इस डाली को जबरन क्यों झुकाया जा रहा है? आम तोड़ने के लिए या कुछ उसमें लगाने के लिए? देखिए, सियासत में संभावनाएं तो बनी रहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, संभावनाओं का खेल है सियासत। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इंसान अपनी औकात से ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेगा तो फिर उसका नतीजा डाली टूटने की तरह ही आएगा। जी, बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। कुमार विश्वास का एक बड़ा शेर है कि सियासी लोगों में जबानी जंग बहुत होती है। जब ये एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो ये एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, गले लगते हैं, जनता लड़ती रहती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भाई हम तो अवसरवादी हैं, सब अवसरवादी हैं, जिसको जहाँ जैसा अवसर मिलता है। जब बीजेपी कमज़ोर थी तो हर आदमी कांग्रेसी था, आज कांग्रेस कमज़ोर है, हर आदमी भाजपा ही है, हर भाजपा में भीड़ लगी है नेताओं की। तो कुमार विश्वास का एक शेर है कि मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा, और मैं सांसें रोक लूँ फिर भी यही इल्ज़ाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध का मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। मतलब पावर बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन सिंह जी, आपको विपक्ष के किस बयान पर, यानी सुरेंद्र राजपूत या आसिम वकार के किस स्टेटमेंट पर एतराज़ था? अब आप अपनी बात इत्मीनान से कहें। देखिए, वो स्वतंत्र हैं, एक राजनीतिक पार्टी है, अपने बयान को कह सकते हैं। हम तो सिर्फ याद दिलाना चाहेंगे सुरेंद्र राजपूत साहब को। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीयता होती है और पार्टी के प्रति जो वफादारी दिखाता है उस तरह के कार्य करता है। तो मैं कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल साहब जब राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि उनकी योग्यता इस तरह की नहीं है, तो उस समय क्यों वफादारी निभाने के लिए राहुल गांधी के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, सत्यता के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैं याद दिला रहा था पी चिदम्बरम साहब के बयान को, सलमान खुर्शीद साहब के बयान को, दिग्विजय सिंह साहब के बयान को। इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, लोग कहाँ जाते हैं? जिस पेड़ पे पत्ते होते हैं, जो पेड़ सूख रहा हो, जो नाव डूब रही है, उस पर कौन जाता है? और उसमें अगर कोई बुला रहा है तो वो जानिए कि कालनेमी बन के ऐसे ही बुला रहा है, जो आपको भी डुबोने के लिए बुला रहा है। सब लोग ये जानते हैं कि आज समाजवादी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश में सब ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या दिक्कत है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे और हम भी पत्रकार रहे, हम एक लंबा अनुभव हमारे पास भी है, लंबा अनुभव आपके पास भी है। तर्क सहित किसी चीज को बता दीजिए कि किस चीज में परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जहां संगठन से लेकर सरकार तक जिसको जो दायित्व दिया जाता है कोई विरोध नहीं होता है। बाकी पार्टियों का आप खुद उदाहरण दे दीजिए, समय देंगे तो मैं उदाहरण दे दूंगा।
ओके अजीज खान, बताइए भाई कि आप इनके यहाँ क्या प्रॉब्लम, आप कह रहे थे ना कि संगठन में बड़ी समस्या है, सरकार में बड़ी समस्या है, तो इनको बताओ कहाँ कहाँ समस्या है। अब मैं तो आप पार्टी हूं नहीं, मैं तो जवाब दे देता, मसला आपका है तो आप जवाब दो। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि इनकी पार्टी में गड़बड़ी क्या है क्या नहीं है, वो बात जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, इनकी पार्टी में हक तलफी हुई है और उस हक तलफी को बैलेंस करने के लिए और हक को दिलाने के लिए हमारे नेता ने सामाजिक न्याय की बात की। हमारे नेता ने कहा कि समाज में न्याय होना चाहिए और इसी न्याय के चलते ये ऑफर दिया कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य वो 100 विधायक तोड़े तो हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। और अरे ये फैक्टर सामाजिक न्याय की बात है, उनकी हक तलफी हुई और लगातार वो प्रयास भी कर रहे थे। फैक्टर सामाजिक न्याय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, आपने क्यों नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चुनाव में? सुन ले प्लीज, आप गंभीरता से सुन ले। नहीं तो देखिए, मैं तो चुप रहने के लिए नहीं बैठा हूं ना, ये आपकी मर्जी है कि आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे आपकी मर्जी है। हमारी विचारधारा, हमारा बोलना नहीं बोलना मेरे पे तय करता है। मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं है। हक तलफी हुई और उस सामाजिक न्याय की बात जब आपको करना था तो बुलंदशहर का दंगा हुआ, क्यों नहीं आपने कहा कि दोनों पक्षों को गिरफ्तार करिए? सच भी यही है। सामाजिक न्याय आपने क्यों नहीं दिखाया बुलंदशहर में? क्यों आजम खान साहब ने कहा कि हिंदू के लड़कों को पकड़ लीजिए और मुसलमानों को एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपस में अगर लड़ते रहेंगे ना डिबेट में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अजीज खान बोलेंगे, अजीज खान बोलिए। नहीं, हम एक सेकंड, एसएन सिंह जी रुकिए, एसएन सिंह जी रुकिए, बीच में इंटरप्ट ना करिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, कोई मजा ही नहीं आएगा डिबेट में। अजीज खान बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, एसएन सिंह जी पूरी बात हो जाने दीजिए, आपको मौका दूंगा, बोल लीजिएगा। 4 सामाजिक न्याय गिनाइए, बोलिए अजीज खान बोलिए। अरे भाई बात कहने दे। हाँ, अरे बोलिए बोलिए। देखिए सिंह साहब, आप तिलमिलाइए नहीं। देखो, सच्चाई ये है कि जो सामाजिक न्याय की बात हम कह रहे, तो अभी भी कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, अरे भाई आप बोलने नहीं दे रहे, अरे बोलिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? आप मैं तो पूछ रहा हूं, एक बात समझिए, आपकी पार्टी में जो सामाजिक जिसका हक था, अपनी मर्जी क्या माननीय केशव प्रसाद जी का हक नहीं था? चाहे तो मुझे उनके नाम पे पहले चुनाव लड़े आप, उनके नाम पे बाद में चुनाव लड़े, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इस बात की, ये बात कहीं ना कहीं प्रदेश में जनता इस बात का एहसास कर रही है। जनता में असंतोष है, जनता ने एहसास किया, जनता में असंतोष है, जनता चाह रही थी वो मुख्यमंत्री बने, उनका तो लेकिन चूंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो आज हमारे नेता ने ऑफर दिया। हमारे नेता चाहते हैं जो सामाजिक संतुलन है वो बना रहे, जो सामाजिक संतुलन है वो बना रहे। इनकी पार्टी में आप क्यों संतुलन बनाना चाहते हो अजीज खान? एक सेकंड रुको अजीज खान, इनकी पार्टी में आप क्यों संतुलन बना? एक सेकंड, एसएन सिंह जी रुकिए। अजीज खान जी, इनकी पार्टी में आप संतुलन क्यों बनाना चाहते हो? ये जैसे उनको रहने दो, आपसे क्या मतलब? अपना देखिए। एक सेकंड, हाँ बोलिए अजीज खान। देखिए सर, हम समाजवादी लोग हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ते हैं। घर का लड़ाई लड़ रहे हैं, नेताजी भी लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, थैंक यू। चुनाव में भी उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। हाँ भाई, सुरेंद्र भी लड़ा गया। सुरेंद्र राजपूत जी, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? आपकी उनको पार्टी, बनाना चाहिए थैंक यू, और अगर शुक्रिया, अगर वाकई में 100 विधायक तोड़ के लाते तो हम हमारे नेता, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कुछ निजी हमले आपकी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से हुए हैं, आपका रिएक्शन। थैंक यू, बोलिए सुरेंद्र जी। एक बड़ा पुराना शेर था ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। अभी एसएन सिंह साहब हैं, पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं, पुराने पत्रकार भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पत्रकार तो स्थायी विपक्ष होता है, ये तो स्थायी सत्ता पक्ष हो गए। क्या राहुल गांधी के ऊपर है, क्या सोनिया जी के ऊपर है, क्या कांग्रेस के ऊपर है? इन सब बेरोजगारों के बेचारों का रोजगार ही सिर्फ इसी से चलता है। तो ये अपना डाला करें, अच्छी बात है, और कुछ निजी हमले हों वो कर लें। उस निजी हमलों में अगर ये महंगाई को दूर कर सकें तो हम इनके एहसानमंद रहेंगे, बेरोजगारी को दूर कर सके तो हम इनके एहसानमंद रहेंगे, सीमा ये सुरक्षित कर सके तो हम इनके एहसानमंद रहेंगे, पेट्रोल और डीजल को 30 रुपए का कर सके तो हम इसके एहसानमंद रहेंगे। हम इनके एहसानमंद तब भी रहेंगे ये 70 रुपए के तेल को 200 रुपए जो किया दोबारा से 70 रुपए का कर दें, दाल को कम कर दें, तो हम तो एहसानमंद रहेंगे क्योंकि सत्ता इनके पास है, सवाल इनसे ही होंगे। और इन्हें पिछले 70 सालों में सिर्फ सवाल करने की आदत है। वैलिड बात थी उनकी कि भाई प्रॉब्लम कहां है हमारे यहाँ, बताओ। मैं बता, यही तो पूछा उन्होंने, अभी मैं बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि साहब सपा वाले तो 3 कौड़ी के आदमी हैं, तो 1984 में आप भी 2 कौड़ी के आदमी थे, याद रखिएगा, 2 कौड़ी के सिर्फ।
पूरे देश में हम 413 कौड़ी के थे, आप 2 कौड़ी के थे। तो एक चीज रही बात परेशानी की, तो मैं परेशानी आपको बहुत साफ साफ बता देता हूं एसएन सिंह साहब। आपके यहां उत्तर प्रदेश कौन चला रहा है आज की डेट में ये नहीं पता। आपके यहां चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से आया हुआ है, वो एक्सटेंशन पर है। दिल्ली में ईडी का हेड संजय मिश्रा वो एक्सटेंशन पर है। आज के डेट में पूरी की पूरी सरकार, अभी अवनीश अवस्थी जी रिटायर हो गए, आज मुझे पता चला है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, वो एक्सटेंशन पर आ गए। अरे भाई, अभी आपकी मैं कह दूंगा, आपको अरे भाई तकलीफ 2 हो मिनट जाएगी, सर 2 मनमोहन मिनट कंप्लीट कर लो। अब आप क्रूशियल स्टेज पे खत्म कर लो। आप तो पत्रकार हो ना सर, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी आप तो पत्रकार हो, पत्रकार अरे भाई आप तो पत्रकार हो, आप काहे इतना गुस्सा काहे को, आप क्या बाबा के चक्कर में बहुत ज्यादा स्वामी भक्ति दिखानी है आपको? आपको एक चीज जान लीजिए एसएन सिंह जी, जितना मैं आपका विरोध करूंगा उतनी आपकी दुकान चलेगी। नंबर 1, नंबर 2, आपकी सरकार पुराने नौकरशाहों पर चल रही है। आपके पास सरकार चलाने के लिए नौकरशाह नहीं है। आपके पास ब्रजेश पाठक नाराज करते हैं, आप केशव मौर्य नाराज करते हैं, मुखर्जी को क्यों आप काम नहीं करने देना चाहते किसी अपने मंत्री को, जो मंत्री अच्छा है उसको आप काम नहीं करने देना चाहते। कभी केशव मौर्य जी के पक्ष में थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कभी आपको ब्रजेश पाठक जी के वो निकालने पड़ते हैं, सेक्रेटरी निकालने वापस पड़ते आइए, हैं। आसिम बकार को लाया जाए। थैंक यू सुरेंद्र जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद लोग बात क्या सुरेंद्र जी, धन्यवाद। आप कहेंगे सपा को 3 कौड़ी का या कांग्रेस को 1 Thank कौड़ी you, का, thank 2 you। कौड़ी के थे आप। थैंक यू, दो शुक्रिया। कौड़ी के। अरे सब बातें छोड़ दीजिए, हो गया 1984 हो गया। भारतीय जनता पार्टी 2 आसिम कौड़ी की बकार। चला सकता 2 कौड़ी की भारतीय जनता पार्टी थी, याद रखिए। आसिम बकार कोई फायदा है इससे? कोई आदमी रहेगा उसको उससे लड़ने कोई फायदा है? नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है? ओके। आपको संजय शर्म बच्चन नहीं जी को आती लाया है? जाए, इन लोग की आवाज घोषित बंद करें। इमरजेंसी आपने लगा रखी है। संजय बच्चन जी, आप बताइए कि क्या 2024 के लिए ये एक चुनावी परिदृश्य है, ये कोई ऑफर है, ये कोई सीरियस बात है? ये बार बार दूसरी पार्टी में जाके अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हम बीजेपी वालों को सामाजिक न्याय देंगे। अरे भाई, आपसे किसी ने मांगा है क्या कि हमको न्याय दे दो? बेचन जी, मुझसे नहीं पूछा आपने। आ रहा हूं सर, आपसे ही शो खत्म देखिए, करूंगा ये सर। बहुत मैंने कहा कि आपको अंत के लिए रखा है। बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड मैसेज है। और अखिलेश जी को ये समझ में आ गया है कि सिर्फ MY इक्वेशन के बल पर उत्तर प्रदेश में राज नहीं किया जा सकता है। MY इक्वेशन जो है 2024 में भी वैसे ही काम करेगा जैसे 2022 में काम किया है। तो उनको ब्रॉड बेसिंग करनी है, उनको अपना आधार बढ़ाना है। अब ये अलग बात है कि राजभर को उन्होंने निकाल फेंका। अब ये अलग बात है कि उनकी जो है, उनके जो चाचा जी हैं शिवपाल जी, उनको उन्होंने निकाल फेंका। तो उनको अपने लोगों को तो न्याय वो दे नहीं पा रहे हैं, अब वो केशव मौर्य को न्याय देना चाहते हैं। तो मकसद उनका बहुत साफ है, वो केशव मौर्य को एड्रेस नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी। वो एक वोटरों के एक खास वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय देंगे। अब अगर आप देखिए, जो व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर को न्याय नहीं दे पाया, जो व्यक्ति अपने चाचा को न्याय नहीं दे पाया, वो आगे बढ़ के सामाजिक, और कैसा सामाजिक न्याय, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना है। चिंतित होने की जरूरत है? सामाजिक न्याय क्या है? सपा का सामाजिक न्याय क्या है? बीजेपी को कितना चिंतित होना चाहिए? सपा का सामाजिक न्याय क्या सिर्फ परिवारवाद है? देखिए, एक चीज समझिए ब्रजेश जी, इसमें इसका एक पूरा लब्बोलुआब है। केशव मौर्य सिर्फ एक मुहरा, मतलब उनको एक लगा कि एक चेहरा है, इसको एड्रेस कर दो। मैसेज वो ये देना चाहते हैं पिछड़े समाज को, ओबीसी को, देखो कि बीजेपी वोट तो तुम्हारा लेती है लेकिन सरकार में अगड़ों को आगे करती है। तो तुम जो है मुझे वोट दो, मेरे साथ जुड़ो और मैं सामाजिक न्याय दूंगा। अब वो सामाजिक न्याय क्या होगा, इसकी सिर्फ एक जुबानी परिकल्पना है। सामाजिक न्याय सपा का कभी दिखा नहीं। सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद दिखा। सामाजिक न्याय सपा में है ही नहीं। आसिम बकार जी, और परिवारवाद में आसिम बकार जी, ये भाई दूसरे को जबरदस्ती न्याय क्यों दे रहे हो जब उसको न्याय की जरूरत नहीं है? तो ये न्याय क्यों सपा वाले दे रहे हैं? सर देखिए, मुझे शेर शायरी आती नहीं, लेकिन अब शेर सुना दूं एक मैं भी। और बिरयानी भी। एसएन सिंह साहब, आप सम्मानित हमारे लिए भाई हैं, ठाकुर हैं आप सम्मानित आदमी हैं।
सर एक शेर है कि सपेरे दाढ़ियों में बीन लिए बैठे हैं और सांप भी बहुत चालाक हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं। समझिए आप बात मेरी, ठीक है ना। देखिए आप सम्मानित हमारे SN सिंह साहब, ठाकुर भाई हैं आप, हम लोग को पहले ही पता था कि आप किस तरफ हैं। मैंने तो देखिए, आप पूछ भी लिया बड़े था आप भाई सर, आपके नाम के आगे लिखा है सर और मुझे बोल लेने दीजिए, सब फिर लोग बोले देख रहे हैं। ब्रजेश भाई सब रिदम आपके तोड़ नाम ले के जा आगे लिखा है एक चतुराई सेकंड, और वो सब हाँ, लोग पढ़ सिर्फ रहे हैं, आसिम SN बकार, नहीं लिखा है। ओनली आसिम वो बकार, नाम बोलिए। ही आसिम बतला बकार रहा है बोलिए। कि चतुराई के साथ रह के किस तरह ओनली से आसिम कला बकार। करने का काम करते आसिम हैं। बकार बोलिए। सब लोग देख रहे हैं। ओके आसिम बकार कंटिन्यू। देखिए हम लोग को आप सम्मानित हमारे SN सिंह ठाकुर साहब, सम्मानित भाई हैं आप हमारे, हम लोग को पहले से पता था आप किधर हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर टेस्ट कराया जाए तो मालूम पड़ जाएगा सिंह साहब। अब आपने कहा नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। मसला ये पाकिस्तान कौन है ये खुलासा करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात सर, कमाल वो आदमी नहीं है, कमाल उसने नहीं किया जिसने किसी को स्टूल पे बिठाया। सर प्लीज सर, बता दे रहा हूँ। प्लीज नहीं सर, नहीं कोई डाउन वाउन नहीं भाई। सर प्लीज सर, कि दे समय अभी बता दे रहा हूँ। अरे दे रहा हूँ, रुक जाओ ना, एक एक करके आवाज जाने दीजिए तो मजा हो आएगा। सकता है कि ब्रजेश जी अरे से सर पहले सुन से नहीं रहे सर आप मेरी बात। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा नेता हूँ, SN सिंह की आवाज मैं को छोटी कम पार्टी कर से जाओ। हूँ, एक मेरी एक बात करके ही नहीं आप बोलोगे सुनेंगे तभी तो आप। आवाज जाएगी ना। अरे मजा तो सच्चाई सुनने में आएगा। आपको मजा दूंगा तो टाइम, आप अपनी सच्चाई बात सुनने पूरी में रख आएगा लेना। ना। आप क्योंकि सुन जो है लेना। जिसके यहाँ बोलिए। बिरयानी खाने जाते थे वकार साहब बोलिए। मथुरा काशी की ओनली बात आसिम करने बकार। से वोट कट सिर्फ जाता आसिम था। बकार, ऐसे आपको लोग टाइम दूंगा तब बिरयानी बोलिए। खाने तो नरेंद्र ओनली मोदी सिर्फ गए आसिम थे, बकार। नवाज सर, शरीफ की एक बात मिनट, करने से बात वोट कर कट लेने सिर्फ जाता आसिम था। बकार। सर, हम तो डरते नहीं है। देखो डिबेट खराब हो जाएगी, फालतू में आप लोग आपस में मत उलझो। रुक जाओ। सर, सिर्फ आसिम बकार बोलेंगे, लास्ट में टाइम देंगे SN सिंह को। बोलिए आसिम बकार। सर देखिए कमाल उस आदमी का नहीं है जो किसी को स्टूल पे बिठा रहा है। कमाल उस व्यक्ति का है कि जो स्टूल पर बैठने के बाद भी शर्मिंदा नहीं है और बार बार बैठ रहा है और तकलीफ में भी है, अपना इलाज भी नहीं करा रहा है। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं सर, मेरा किसी को कहने का मकसद नहीं सर, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं किसी को। हो गई कंप्लीट बात। नहीं सर मैं कंप्लीट नहीं, करो। आप लोग गलत समझ रहे हैं सर। एक समय था सर, जब लेकिन- कहने की छूट थी। अरे सर, मैं आप समय लोग था गलत कि समझ जब रहे हैं, कहने अब की मेरी बात ही छूट गलत थी समझ रहे हैं सर। और भाई बन के चारा बनाया जाता था। वैसे कह मैं वही रहा हूं जो समझ रहे हैं आप मेरी बात लोग। को गलत ले रहे हैं। भाई बना के चारा बनाया जाता था। नाम गुड्डू रखने में तकलीफ नहीं होती थी, पप्पू रखने में तकलीफ नहीं होती थी। यही भाई और चारा में विभेद करके हमने जगा दिया है। अब भाई और चारा में विभेद हो गया है। हम भी आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बतला रहे हैं कि भाई और चारा में अंतर हो गया। बोलिए। अब जान गए हैं लोग कि भाई बन के चारा नहीं बनना है, गुड्डू और पप्पू बन के धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना है, जिहाद नहीं फैलाना है। हम भी आपको बतलाना चाह रहे हैं। आसिम बकार आप भी कंप्लीट तकलीफ करिए। मत करिएगा। आसिम बकार वो नाम में कंप्लीट है, करो। वो नाम से दिखता है। आसिम बकार कंप्लीट करिए। नहीं सर, अगर कंप्लीट कर दूंगा तो भी मजा नहीं आएगा। थोड़ा दर्द लेके जाने दीजिए, तकलीफ अब तकलीफ लेके जाने दीजिए। अरे भाई तकलीफ किसको हो रही है वो पता चल रहा है। जो बोलेगा वही तकलीफ उसी ही की हो तो रही दिख है। रहा है। तकलीफ के कारण ही सब है। और कहा गया है चिता से चिंता बड़ी जीव को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती सुरेश है। राजपूत वो तो है सब कुछ? दिख रहा है, कोई है चेहरे शेर? पे दिख रहा है, पाकिस्तान स्वास्थ्य पूछ दिख लीजिए, रहा है, बिरयानी सब की दिख बात रहा है, कर रहे समाज हैं। में दिख रहा नरेंद्र है। मोदी जी कितना बिरयानी दिखाऊं खाने आपको? चले गए थे Thank you. कितना दिखाऊं? अब ये कितना चिंता सुनाऊं? चिता डिबेट कहते ओवर। हैं ना। बहुत धन्यवाद, कितना दिखाऊं बहुत और बहुत क्या शुक्रिया, सुनाऊं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने डिबेट में की परिचर्चा में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।